नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, जाति और मजहब को ऊपर उठाकर प्रदेश के 1,86,00,000 महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अपने हर वादे को निभा रही है और त्योहारों से पहले यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह सरकार दंगियों के सामने झुकने वाली नहीं है और उन्होंने सभी से अपील की है कि त्योहारों को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाइए। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने सब्सिडी पाने वाली महिलाओं से खास बातचीत की और उन्होंने योगी सरकार की इस पहल को सराहना की। वही लाभार्थी महिलाओं ने इस पहल को त्योहार से पहले सपोर्ट का सबसे बड़ा तोहफा बताया। चुनाव में सरकार ने जो वादा किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत त्योहारों में फ्री गैस का जो वादा किया था, आज उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब्सिडी दी है गैस भराने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं जिनको सब्सिडी दी गई है। क्या नाम है मैम आपका? मीरा जी, आज आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो सब्सिडी मिलनी थी, त्योहारों में जो वादा किया था चुनाव में, क्या लगता है वो वादा पूरा किया? जी जी क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी है हम लोगों को बहुत खुशी है। कितनी सब्सिडी मिली है? जो मिली है उससे वाकई में गैस रिफिलिंग कराएंगे आप लोग? हाँ, किसी और चीज में नहीं कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो आज आप लोगों को ये सौगात मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है मैम आपका? सुमन। आज आप लोगों को गैस रिफिलिंग के लिए सब्सिडी मिली है, कितने की ये सब्सिडी है और क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बबली। आज आपको ये जो सब्सिडी मिली है उज्ज्वला लाभार्थी 555 रुपये 33 पैसा, ये जो पैसा मिला है इस पैसे का आप क्या करेंगे? गैस के लिए हम यूज करेंगे, सिलेंडर के लिए। क्या लगता है जो सरकार ने जो वादा किया था त्योहारों में जो गैस रिफिलिंग का देने के लिए सब्सिडी, वो पूरा किया? अवश्य किया, बहुत पूरा किया। जो कहा वो किया, पूरा किया। और क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा हो, सब देश के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जो किया वो पूरा किया। ठीक है, आप लाभार्थी हैं, उज्ज्वला लाभार्थी, जो उनका साफ कहना है मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको उन्होंने वो पूरा कर दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। वही बसपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने हॉर्नबिल टीवी से बात करते हुए कहा है कि सरकार ने जो कहा है वह करके दिखाया। उन्होंने योगी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बिहार में बसपा की वापसी का भरोसा भी जताया। लोक भवन के सभागार में आयोजित गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी। इस दौरान बसपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा है कि सरकार अपने हर वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं अब बिहार जैसे राज्यों में भी बसपा की वापसी का रास्ता खोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त जो वादा किया था कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी देने का, कि जो दो त्यौहार हैं जो हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं उनमें गैस सब्सिडी के लिए दी जाएगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से। सर, आज जो गैस सब्सिडी का जो कार्यक्रम था वितरण का, आप भी वहाँ मौजूद थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को दे रहे थे। क्या लगता है जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त कि दो त्योहारों में हम गैस सब्सिडी देंगे, तो वो क्या पूरा किया? निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना का जो कार्यक्रम हुआ उसमें लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए हैं
और सभी जितने भी लाभार्थी हैं उनके खातों में धनराशि का हस्तांतरण भी हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न, जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का उनका जो विज़न है, उसके तहत कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गैस सिलेंडर लेने के लिए जो इतने धन वो करने पड़ते हैं, यत्न करने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से गैस सिलेंडर मिलता था, उसको इस प्रकार से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचेगा और गरीबों को मुफ्त सिलेंडर का वितरण होगा। तो यह एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रकरण है और इसका पूरे देश में और पूरे प्रदेश में स्वागत है और इससे गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि एक वर्ग को जो है टारगेट करने का, लेकिन अभी जो वितरण हो रहा था प्रोग्राम में, उसमें देख रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो क्या लगता है, जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता रहता है कि एक मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, अगर टारगेट किया जा रहा होता तो आज ये नज़ारा ना होता? देखिए, वास्तव में विपक्ष जो है, विपक्ष का तो काम ही है अनर्गल आलोचना करना। न केवल उज्ज्वला योजना में आज आपने जो परिदृश्य देखा, तमाम माइनॉरिटीज़ की मुसलमान जो औरतें थी उनको ये लाभार्थी रही हैं, और इसके अतिरिक्त आवास योजना में भी देखिए तमाम लोग, मुझे लगता है कम से कम 30 से 35% लाभार्थी माइनॉरिटीज़ के हैं। और सरकार की विभिन्न योजनाओं में बिना किसी जाति और धर्म को देखे हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है और सारे लोग, चाहे जिस मजहब के हों, चाहे जिस जाति के हों, सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जाति धर्म मजहब से हटकर भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। क्या लगता है इन्हीं सब को लेकर बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है, ये सब बातें वहाँ मायने रखेंगी? क्या लगता है 2000 ये चुनाव होने जा रहा है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का यानी कमल वहाँ खिलेगा? निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन है उसकी मिलीजुली सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं, बिहार के चुनाव में, इसलिए कि जो वहाँ पे लालू यादव ने, जो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जिस प्रकार अपने रेजिम में उन्होंने जंगल राज पैदा किया था और जिस प्रकार से उनके रेजिम में दलितों की हत्याएं हुई थी और कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो उसको देखते हुए वो मंजर जनता भूल नहीं पाई है वहाँ पे। और ख़ासकर से जो हमारे डेवलपमेंट कार्यक्रम चले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास की योजनाएं चली हैं, जो हमारी तमाम आवास से लेकर के आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं चली हैं, उसने एक एक वंचित व्यक्ति को, एक एक गरीब व्यक्ति को, एक एक दलित व्यक्ति को लाभान्वित किया है और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा बिहार में और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, जिनका साफ कहना है, अगर यूपी की बात करें, जो आज का प्रोग्राम हुआ है, गैस का जो सब्सिडी दी गई है, जाति धर्म मजहब से हटकर योगी सरकार ने काम किया और यही वजह था, यही नज़ारा आज इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला। और आप बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के बारे में साफ कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उसी काम के सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ से एक अहम जागरूकता कार्यक्रम की खबर सामने आई है, जहां सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार को लेकर योजना भवन में एक नॉन क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से किया गया है, जिसमें युवा आपदा मित्रों को यह सिखाया गया है कि सर्पदंश की स्थिति में डॉक्टर की अनुपस्थिति में कैसे प्राथमिक राहत दी जा सकती है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और KGMU के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और अहम जानकारी दी। राज्य सलाहकार काव्य शर्मा ने बताया कि इस पहल के तहत NCC, NSS, एडवाइकेस और भारत
स्काउट एंड गाइड से जोड़े वॉलंटियर्स को 7 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के पहले चरण में 25 जनपदों के 100 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया जा रहा है, जो आगे चलकर स्थानीय स्तर पर आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम में शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इस पहल की सराहना की। लखनऊ के योजना भवन में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा मित्रों को सर्पदंश से निपटाने के लिए तकनीकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि अगर शुरुआती घंटों में सही तरीकों से प्राथमिक उपचार मिल जाए तो सर्पदंश से जान बचाई जा सकती है। काव्या शर्मा ने बताया कि यहां योजना राज्य के 25 जिलों में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य है कि हर गांव, हर समुदाय में प्रशिक्षित वॉलंटियर्स मौजूद हो ताकि समय रहते लोगों को मदद मिल सके। मेरा नाम काव्या शर्मा है। मैं राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य सलाहकार हूँ और मैं लीड कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है स्नेक बाइट मिटिगेशन प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो किस तरह लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जिस तरह से आपने जो ट्रेनिंग चलाई है आपदा मित्रों को किस तरह से और क्या बातें सिखाने का प्रयास करें? क्योंकि स्नेक बाइट की अगर बात की जाए, सांप के काटने पर क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए क्या कुछ बताना चाहती है, किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या करेंगे? जैसे कि अभी हमने जब सेशन शुरू किया तो मैंने यहाँ पे सबसे पूछा कि आपदा मित्रा को क्या उनको इस बात की जानकारी है कि सर्पदंश एक राज्य आपदा घोषित हुई थी 2018 में, तो इन लोगों को ये जानकारी नहीं थी। तो ये प्रशिक्षण, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो हम उनको ये प्रशिक्षण इसीलिए दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक और स्कीम है युवा आपदा मित्रा स्कीम। उसमें ये लोग जो आपदा मित्रा हैं ये उन 7 दिन के प्रशिक्षण में इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे युवा आपदा मित्रा को। तो जो युवा आपदा मित्रा हैं ये हमारे नॉमिनेटेड हैं एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत स्काउट एंड गाइड्स। तो इन लोगों को 30,000 25 जनपदों में से 30,000 हमारे पास ट्रेनीज़ रहेंगे और उनको ये लोग उस पर प्रशिक्षण देंगे। तो इनका जो प्रशिक्षण है बेसिकली नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट पे है, क्योंकि ये क्लिनिकल पार्ट नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें ये बताया जा रहा है कि सर्पदंश, अगर जिस समय सर्पदंश हो या किसी व्यक्ति को हो तो उस पेशेंट को कैसे उनको स्टेबलाइज करना है, कैसे उसको सही समय पे ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब अगर उनके पास बाइक है तो कैसे उनको लेके जाना है, उसका क्या विधि होना चाहिए, और कैसे ASV, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम है, तो वहाँ पे लेके जाएं जहाँ पे ASV प्रेजेंट हो और उनका ट्रीटमेंट हो सके। आपदा मित्र हैं जो अभी ट्रेनिंग में आए और क्या उम्मीद है आपको? शाम तक का सेशन है, कौन कौन रहेगा, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कहाँ? अभी के लिए 25 जनपद में से 4 आपदा मित्रा नॉमिनेट हुए हैं। और ये आपदा मित्रा भी इस प्रकार है कि बहुत समय पहले इन्हें पिछले वर्ष में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। हर जनपद से 4 कुछ आपदा मित्रा नॉमिनेट हुए थे जिन्हें 12 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही इनका एक्सेप्शनल उस ट्रेनिंग में प्रदर्शन रहा, तो इनके डिस्ट्रिक्ट द्वारा इनको फिर से नॉमिनेट किया गया 21 दिन की ट्रेनिंग के लिए। 21 दिन की ट्रेनिंग इनको दी गई, वो जो युवा आपदा मित्र मास्टर ट्रेनर्स के लिए इनको ट्रेन किया गया और अभी आगे जाके 7 दिनों का प्रशिक्षण देंगे युवा आपदा मित्रा को। आपदा मित्र बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या हारता है और कैसे अब इस ट्रेनिंग के माध्यम से आम जनमानस को, उत्तर प्रदेश को खासतौर से आपके विभाग की तरफ से लाभ मिलने वाला है? आपदा मित्रा कोई भी, एक तो ये वॉलंटरी है, हम इसमें किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये NDMA द्वारा एक प्रोजेक्ट था आपदा मित्रा स्कीम का, जिसमें जो जितनी स्टेट्स हैं इंडिया की वहाँ से कुछ वॉलंटियर्स को पिक किया गया था, उनका वॉलंटरी होना था, पिक किया गया था और उनको आपदा मतलब डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रशिक्षण दिया जाना था कि ऐसा हम देखते हैं कि कभी भूकंप आता है या कहीं पे आग लगती है तो सबसे पहले जो वहाँ पे जहाँ पे घटना घटित हो रही है उन्हें ही समस्या आती है और इतनी जल्दी SDRF, NDRF या कोई भी टीम नहीं पहुँच पाती। तो आपदा मित्रा जो स्कीम का कॉन्सेप्ट यही था कि उस समय पे जो कम्युनिटी पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है कम्युनिटी को होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ वो घटना घटित हो रही है, तो एटलीस्ट उन्हें जानकारी हो कि उनको क्या करना है उस समय पे, क्या नहीं करना है। तो इस स्कीम से ऐसा हुआ था, इसके बारे में हमें पता चला था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ कानून खनन विभाग और अहमदाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के फतेहगढ़ जंगलों में अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा था, जिसका उपयोग
वायर हाउस की भूमि पर भराव के लिए किया जा रहा था। सूचना मिलते ही खनन अधिकारी ब्रिज मोहन और अहमदगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 2 डंपर जब्त किए गए। यह पूरा मामला मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर गंगावास गांव के पास का है, जहां पेट्रोल पंप के सामने यह अवैध गतिविधि की जा रही थी। खनन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, अहमदगढ़ के जंगलों में आज भारी मात्रा में खनन करते हुए डंपरों को जेसीबी को आपके द्वारा पकड़ा गया है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी तक? तो देखिए, आपको ये सूचना मिली थी कि यहाँ फतेहगढ़ में कि अवैध खनन चल रहा है, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे, जिस पर हमको एक जेसीबी 2 डंपर मिले हैं, जिसमें इसकी अब ये इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये भट्टे की रॉयल्टी है हमारे पास, तो ये है, तो उसको भी अब ये है कि चेक किया जाएगा उसके आधार ही। अभी तो हम ये है कि थाना अहमदगढ़ की सुपुर्दी में दे रहे हैं, तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाएगा। क्या सर ऐसा लगता है कि भट्टे की रॉयल्टी से आदमी जमीन में मिट्टी में खनन कर सकता है? और देखिए, भट्टे की रॉयल्टी क्या है कि उनको भी यह है कि परमिशन होती है, रॉयल्टी जमा करके वो है कि अपना मिट्टी शिफ्टिंग का कार्य करते हैं। नहीं, फिलहाल मौके पर क्या पाया है? तो मौके पे तो ये है कि लग रहा है कि कहीं भराव चल रहा है अवैध रूप से। ये है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को एक नई दिशा देने जा रही है योगी सरकार। अब प्रदेश की गौशालाएं सिर्फ पशु संरक्षण केंद्र ही नहीं बल्कि जल्द ही पर्यटन केंद्र भी बनेगी। सरकार ने इस पहल को नाम दिया है काउ टूरिज्म। योजना के तहत हर जिले में आदर्श गौशालाएं स्थापित की जाएगी, जिन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जाएगा बल्कि उन्हें पर्यटक आकर्षण के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस बारे में हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मेश्राम ने बताया कि यह पहल न केवल गौशालाओं की आय बढ़ाने बल्कि रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से लाई जा रही है। यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने गाय संरक्षण को पर्यटन से सीधे जोड़ा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और टूरिज्म से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक आदर्श गौशाला बनाई जाएगी। और किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया और किस खाके पर सरकार काम करेगी, इन तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं प्रमुख सचिव पशुधन विभाग के मुकेश मेश्राम जी। सर, किस तरीके की योजना है, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं सामने आया है कि गौशालाओं को लेकर के पर्यटन से जोड़ा जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने एक नई पहल करी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी गौशालाएं हैं और फार्म्स भी हैं, गौ प्रक्षेत्र जो है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है और ये अच्छी खासी बड़े एरिया में भी है। तो इसमें चूँकि बहुत तेज़ी से अब लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है प्रकृति के करीब जाने का या गाँव खलिहानों को जानने का, तो जो टूरिज़्म है अब रूरल एग्री टूरिज़्म के तौर पर शिफ्ट भी हो रहा है। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के नाते इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां सपरिवार वहां जाएं, बिताएं, देखें, सीखें। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ पर भी पोटेंशियल है। बहुत सारे ऐसे गांव के अलावा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को हम आकर्षित करते हुए वहाँ पर उनको विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित करा सकते हैं, चाहे वह गौ को चारा खिलाने से लेकर के, भोजन कराने से लेकर के, उनका दूध दूहने से लेकर के, उनके बारे में जानने की बात हो या वहाँ पे समय बिताने की बात हो, क्योंकि ये माना जाता है कि डी स्ट्रेस होने के लिए ये गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आदमी तनावपूर्ण जीवन में जी रहा है, तनाव से मुक्त होकर किस तरीके से वह अपने आप को आनंदित महसूस करे,
प्रसन्नचित महसूस करे, इसके लिए यह एक अच्छा स्थल और एक अच्छा अवसर हमारे समक्ष हो सकता है। और पूरे प्रदेश में ऐसी हमारे पास में हजारों की तादाद में गौ आश्रय स्थल है। उनमें से चुनिंदा स्थलों को जहाँ पे कुछ सुविधाएं विकसित की जा सकें, जहाँ या उसके आसपास गाँव में विकसित हो, जो गांव अपने आप में रूरल या एग्रो टूरिज़्म के लिए चयनित हो, उससे सटे हुए गौशालाओं को भी हम उसके साथ में टैग कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर हो, मथुरा हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, इन तमाम जगहों पर ऐसे स्थल मौजूद हैं। सर, पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसी तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब एक नई पहल रहेगी कि काउ टूरिज़्म होगा। तो जिस तरीके से काउ टूरिज़्म को लेकर के सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकनॉमी तक पहुंचाया जाए, उसमें भी ये लाभदायक साबित होगी। फिलहाल और मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी दीपावली भी है, तो गाय के चारा से, गोबर से तमाम चीज़ें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोकल फॉर लोकल को लेकर के भी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसमें ये किस तरीके से लाभदायक होगा, ये योगदान रहेगा इसका? आज ही हमारे माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास और सभी अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 1,51,000 दिए, जो गोदीप हम जिन्हें कहते हैं, गोबर से बने हुए दिए, ये अयोध्या दीपोत्सव में प्रज्वलित करने के लिए हमने उनको प्रदान किए हैं। और ये जो दिए हैं, ये और पूरे प्रदेश में लोगों को इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये प्रदूषण भी समाप्त करने के काम आते हैं और साथ ही साथ जो है इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि इससे फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।